क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में दुनिया ने कहा था कि ये 6 माह भी नहीं चलेगा, आज 78 ईयर्स बाद भी पूरी शान से कायम है। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये सिर्फ एक नक्शे पर मौजूद नई रियासत नहीं थी, ये एक ख्वाब था, एक उम्मीद थी, एक चैलेंज था। लेकिन सवाल ये है, जब लाखों मुहाजिरीन बेसर्वसामानी की हालत में पाकिस्तान पहुंचे तो उनके लिए छत और रोजगार कैसे मुमकिन हुआ? जब दुश्मन सरहदों पर खड़ा था और अंदरूनी मसाइल पहाड़ बन चुके थे तो कायदा आजम ने कौन से फैसले किए जिन्होंने कौम को जोड़े रखा? पानी का बहरान, कश्मीर और हैदराबाद, दक्कन जैसे सुलगते हुए मसाइल में पाकिस्तान ने अपना मौकिफ कैसे कायम रखा? और क्या वाकई पाकिस्तान इस वक्त टूट सकता था अगर कायदा आजम ने पहले पाकिस्तानी बाद में पंजाबी या बंगाली का नारा न दिया होता? तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का क्या महज एक सियासी कामयाबी थी या फिर ये तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। आइए उस सफर को याद करें जिसमें पाकिस्तान ने 1947 के बाद मुश्किलात के बावजूद खुद को एक मजबूत और जदीद रियासत के तौर पर दुनिया में मनवाया। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने अज़म, कुर्बानी और मेहनत के जरिए तरक्की की राहें अपनाई और आलमी सतह पर अपनी शनाख्त कायम की। उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पहली बार गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला, जबकि लियाकत अली खान ने पहली दफा प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियां संभाली। ये दोनों शख्सियात निहायत मेहनत और डेडिकेशन के साथ हर चैलेंज और प्रॉब्लम का सामना करते हुए नए मुल्क की तरक्की की राह हमवार करते गए। जिन्नाह ने 11 सितंबर 1948 में वफात से पहले सिर्फ एक साल के कलील अरसे में निहायत अहम डिसीजंस लिए, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का ढांचा मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हुआ। उन डिसीजंस की अहमियत इस बात से उजागर होती है कि उन्होंने इस मुल्क यानी पाकिस्तान की बुनियादें इतनी मुस्तहकम रखी कि मुस्तकबिल की मुश्किलात में भी पाकिस्तान अपना वजूद कायम रख सका। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि बहुत से लोग, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, ये समझते थे कि पाकिस्तान सिर्फ 6 माह के अंदर एक नेशन के तौर पर बरकरार नहीं रह सकेगा, यानी 6 माह भी नहीं। मगर मिस्टर जिन्नाह की क़यादत में मुल्क को इतने मजबूत सांचे में ढाला गया कि आज ये 70 साल से जायद अरसे से अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखे हुए है। ये इस बात का शाइनिंग एग्जाम्पल है कि हार्ड वर्क और प्योर बिलीफ किस तरह हिस्टोरिकल चैलेंजेस पर काबू पाकर एक मॉडर्न स्टेट की शक्ल में नेशन को जिंदा रखते हैं। नए आज़ाद ममालिक ने आज़ादी हासिल की थी, लेकिन इस खुशियों के बीच कम्युनल वायलेंस ने हजारों लोगों की जानें छीन ली। फिरका वाराना तशद्दुद यानी कम्युनल वायलेंस का मतलब है मुख्तलिफ मजहबी या नस्ली ग्रुपों के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स, जो अक्सर खून रेज झड़पों यानी ब्रूटल क्लैशेस की सूरत इख्तियार कर लेता है। उसके बाद रेफ्यूजीज यानी वो लोग जो अपने घर और सामान छोड़कर पाकिस्तान में आबाद हुए, को रिहाइश और जिंदगी गुजारने के जराए तलाश करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों की हौसला शिकनी इस कदर ज्यादा थी कि मोराल लो रह गया था, जिसकी वजह से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुल्क भर में कई राउजिंग स्पीचेस दिए ताकि लोगों को अपनी मेहनत और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की तरगीब मिले। इन तकारीर में राउजिंग स्पीचेस से मुराद ऐसी हौसला अफजा तकारीर हैं जो लोगों के जज्बे को बुलंद करने के लिए की जाती हैं। उन्होंने अपने नए शनाख्त यानी पाकिस्तानी बनने की अहमियत पर जोर दिया और पुराने इलाकाई लॉयल्टीज को पीछे छोड़ने की तलकीन की। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो तमाम मुसलमान अक़वाम के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। हमें चाहिए कि हम इस इत्तेहाद की हिफाजत और निगहदाश्त निहायत एहतियात और संजीदगी से करें। यही पैगाम कायदे आजम ने अपनी एक मशहूर तकरीर में दिया जो 28 मार्च 1948 को रेडियो पाकिस्तान से ढाका में नशर हुई थी। कायदे आजम वो अजीम रहनुमा जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को एक जदीद और खुद मुख्तार रियासत की शक्ल दी। उन्होंने अपने खिताब में ये वाज़ेह किया कि अगर हम खुद को पहले बंगाली, पंजाबी, सिंधी वगैरह समझें और सिर्फ बाद में मुस्लिम्स या पाकिस्तानी के तौर पर देखें तो इस नज़रिए से पाकिस्तान के टुकड़े होने का अंदेशा पैदा हो जाता है। उनका यह पैगाम दरअसल कौमी यकजहती की अहमियत को उजागर करता है। इसी तकरीर में कायदे आजम ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगरचे अवाम अपनी इलाकाई जुबानें इस्तेमाल कर सकते हैं, ताहम पाकिस्तान की सरकारी जुबान हमेशा उर्दू ही रहेगी। ये फैसला उस वक्त के सियासी और समाजी पस मंजर में निहायत अहम था। ये जाहिर करता है कि एक नुज़ाइदा यानी नई पैदा होने वाली रियासत अपने बुनियादी अदारों जैसे कि मुनज़्ज़म हुकूमत, स्टेट बैंक और आर्म्ड फोर्सेस के क़याम के जरिए किस तरह मजबूत बुनियादें रखती है। इसी दौरान लियाकत अली खान, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ने कैबिनेट गवर्नमेंट के तहत रियासती निज़ाम को मुनज़्ज़म किया। ये तमाम इक़दामात एक जामे मंसूबे का हिस्सा थे जिसका मकसद पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम कंट्री की सूरत देना था। आखिर में कायदे आजम ने यूनाइटेड नेशंस की रुकनीत यानी मेंबर की अहमियत पर भी रोशनी डाली, क्योंकि उसके जरिए पाकिस्तान दूसरे मेंबर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो सकता था। यूनाइटेड नेशंस एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो दुनिया भर के ममालिक के दरमियान अमन, सलामती और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए काम करती है।
ये किस्सा है एक अनफेयर डिवीजन ऑफ बाउंड्रीज का, जिसमें नए बनने वाले स्टेट को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, यानी नए कायम होने वाले स्टेट ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया। ये सब कुछ खसूसन बाउंड्री कमीशन की डिसीजंस की वजह से हुआ, जिसने पाकिस्तान को कई अहम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज से महरूम कर दिया। बाउंड्री कमीशन वो इदारा था जो बाउंड्रीज की डिलिनिएशन यानी तफसील से बयान करता था, मगर बाज औकात थोड़ी सी हिकमत अमली या बाज औकात गलत फैसलों की बुनियाद पर इलाके तकसीम किए गए। ये मसला इस वक्त मजीद पेचीदा हो गया जब वो इलाके भी इंडिया को दे दिए गए, जो न सिर्फ चीन के साथ तिजारत बल्कि जियोग्राफी के लिहाज से भी इंतहाई अहम समझे जाते थे। मिसाल के तौर पर मशरकी पाकिस्तान में कलकत्ता, जो कि जूट मिल्स का इंडस्ट्रियल सेंटर था, भारत को दे दिया गया। अगर आप गौर करें कि एक जूट मिल किस तरह एक खित्ते की मईशत पर असर डालती है, तो ये मिसाल बहुत अहम बन जाती है। कलकत्ता, जो कि जूट मिल्स के हवाले से एक मारूफ इंडस्ट्रियल हब था, उसे पाकिस्तान के बजाय इंडिया को दे दिया गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो इलाके पाकिस्तान को मिले वहां एक भी जूट मिल मौजूद नहीं था, जिसका मतलब यह हुआ कि उन इलाकों का इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत हद तक कम हो गया। यह सूरत हाल हमें बताती है कि कैसे हिस्टोरिकल डिसीजंस और टेक्निकल बाउंड्रीज की बुनियाद पर एक मुल्क को अपनी तरक्की के लिए जरूरी रिसोर्सेज से महरूम कर दिया जाता है। हम अब बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स की तारीख के बारे में। इंडिया में तकरीबन 565 प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थीं, जिन्हें यह इख्तियार दिया गया था कि वो या तो इंडिया का हिस्सा बने या पाकिस्तान के साथ शामिल हों। कुछ रियासतें जैसे बहावलपुर, स्वात, खैरपुर, चित्राल, हुंजा, मकरान, खानियत कुल्लात और दीगर चंद इब्तदा में ऑटोनमस यानी खुद मुख्तार रहे, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। दूसरी जानिब कई रियासतों ने इंडिया का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि उनकी आबादी हिंदू मेजॉरिटी पर मुश्तमिल थी या वो मुकम्मल तौर पर इंडियन टेरिटरी से घिरी हुई थी। अब हम एक अहम मामले पर नजर डालते हैं, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम खुद मुसलमान थे, मगर उनकी रियासत की आबादी में अक्सरियत हिंदूस पर मुश्तमिल थी। निज़ाम ने यह चाहा कि हैदराबाद ना तो इंडिया का हिस्सा बने और ना ही पाकिस्तान का, बल्कि वो इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद रहना चाहते थे। ताहम सितंबर 1948 में इंडिया ने फोर्सफुली हैदराबाद को ऑक्यूपाई कर लिया। ये एक ऐसा वाकया था जिसमें निज़ाम ने यूनाइटेड नेशन से अपील की, जो कि एक बैन अल अक़वामी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया भर में अमन व अमान कायम रखना है, ताकि वो हैदराबाद की सॉवरेन स्टेटस यानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करवा सकें। कश्मीर की कहानी निहायत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर 1948 में जब एक अहम वाकया पेश आया कि इंडियन मिलिट्री फोर्सेज ने वहां जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उस वक्त कश्मीर के हुक्मरान एक हिंदू राजा थे, जबकि आबादी की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। मुसलमानों के दिलों में पाकिस्तान से अलहाक यानी यूनियन की ख्वाहिश मौजूद थी। महाराजा हरि सिंह फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो इंडिया के साथ शामिल हों या पाकिस्तान के साथ। उससे लोगों में बेचैनी पैदा हुई जो पाकिस्तान में शमूलियत चाहते थे। इस इख्तलाफ ने पूंछ के इलाके में शदीद फसाद को जन्म दिया, जहां हुक्मरान की फौज और मकामी लोगों के दरमियान म्यूटनी यानी बगावत शुरू हो गई। इसी दौरान फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पूंछ को पाकिस्तान के पठान ट्राइब्समैन की हिमायत हासिल हुई, जबकि हिंदू राजा ने इंडिया से मदद मांगी। इंडिया ने अपनी आर्मी को मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके गुरदासपुर के रास्ते कश्मीर भेजा, जो कि बाउंड्री कमीशन की एक गलती के बायस इंडिया को अलॉट कर दिया गया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस कश्मीर रवाना की। मिस्टर जनाह ने नेहरू और माउंटबैटन से लाहौर में मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर बात आगे न बढ़ सकी और आखिरकार इंडिया ने उस मसले को यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा दिया। अब हम कनाल वाटर डिस्प्यूट पर बात करेंगे, जो कि एक ऐसा मसला है जिसने पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर पर गहरा असर डाला। पाकिस्तान की ज़राअत का दारोमदार इरिगेशन सिस्टम पर था। यहाँ इरिगेशन से मुराद वो निज़ाम है जिसके जरिए पानी फसलों तक पहुंचाया जाता है ताकि वो नशोनुमा पा सके, और यही निज़ाम कनाल इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। ये सिस्टम 3 मगरबी दरियाओं यानी इंडस, जहलम और चनाब से पानी लेता था, और साथ ही 3 मशरकी दरियाओं यानी बियास, रावी और सतलुज से भी पानी हासिल किया जाता था। जब सब कॉन्टिनेंट की तकसीम हुई यानी 1947 में, जब बंगाल और दीगर इलाके अलग किए गए, तो कुछ हेडवर्क्स यानी दरिया के ऊपरी हिस्से जहां से पानी कंट्रोल किया जाता है, इंडिया के हवाले कर दिए गए। हेडवर्क्स को यूं समझें जैसे एक सड़क का जंक्शन हो जो मुख्तलिफ सिमतों में पानी की रवानी को कंट्रोल करता है। इस फैसले ने पाकिस्तान को यह परेशानी दी कि अगर इंडिया अपनी सरजमीन पर डैम्स यानी बंद तामीर कर ले तो पाकिस्तान तक पानी की फराहमी में कमी आ सकती है। 1948 में इंडिया ने पाकिस्तान के लिए वाटर सप्लाई अचानक बंद कर दी, जिसके नतीजे में लाखों एकड़ ज़राई ज़मीनें बर्बाद हो गईं और मुतासरा इलाकों में एक शदीद नौइयत यानी एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस पैदा हो गया।
यह सिस्टम सिर्फ उस वक्त रिस्टोर हुआ जब पाकिस्तान ने उस वाटर फ्लो के बदले पेमेंट करने पर आमादगी जाहिर की। इसके बाद 1956 में इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स पर छोटे डैम्स की तामीर शुरू की ताकि वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा सके। उन डैम्स की वजह से पाकिस्तान की वाटर सप्लाई पर गहरा असर पड़ा। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान जारी डिस्प्यूट को खत्म करना था। यह एग्रीमेंट पाकिस्तान को कई दहाइयों तक पीस और सिक्योर वाटर सप्लाई मुहैया करता रहा। ताहम 1980 से इंडियन प्लान्स में नए वाटर प्रोजेक्ट्स, खसूसन रिवर झेलम, ने एक बार फिर सवालात को जन्म दिया। आज हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनका खुलासा देखते हैं। पाकिस्तान की तारीख के अहम मोड़ और आबादी, सरहदों, कनाल, आबो हवा, प्रिंसली स्टेट्स, कश्मीर के तनाज़ा और पानी की तकसीम जैसे मौज़ूआत पर बात की। ये सब कुछ 1947 के बाद पाकिस्तान की तश्कील और मुस्तहकम वजूद में बदल गया। कायदे आज़म और लियाकत अली खान ने आज़ादी के लम्हे से ही नई हुकूमत को तरतीब दिया और मुश्किल हालात में भी कौम को मुत्तहिद रखने की भरपूर कोशिश की। हमने सीखा कि कैसे इब्तदाई फैसलों, इतिहाद और मेहनत ने एक जदीद रियासत की बुनियाद रखी। इसके अलावा हमारी गुफ्तगू में फ्रेशली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के मसाइल, रेफ्यूजीज की मुश्किलात और मोटिवेशनल स्पीचेस से कौमी एकजहती पैदा करने की कहानियां भी शामिल हैं। मोर ओवर, प्रिंसली स्टेट्स का इंतखाब, हैदराबाद की आज़ाद ख्वाहिश और कश्मीर के तनाज़े की तफसीलात बयान की गईं। आखिर में कैनाल वाटर डिस्प्यूट और इंडस वाटर ट्रीटी की कहानी भी हमने समझी कि किस तरह कुदरती वसाइल की तकसीम और डैम्स के मंसूबों ने पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत पर असर डाला। क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, पाकिस्तान के क़याम के बाद गवर्नर जनरल के तौर पर क़यादत किसने की? आंसर 1, ऑप्शन ए, जिन्नाह। क्वेश्चन 2, पाकिस्तान की आबी फराहमी को महफूज करने में कौन से मुआहदे ने मदद की? आंसर 2, ऑप्शन बी, इंडस वाटर ट्रीटी। क्वेश्चन 3, कश्मीर की सूरत हाल का बुनियादी मसला क्या था? आंसर 3, ऑप्शन ए, कॉन्फ्लिक्ट।